हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स 1 जो 12th का 2020 में आया हुआ है नया सिलेबस है, उसका एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन। बेसिक्स मैंने बताया था, समरी बताया था। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 जो पेंडिंग क्वेश्चन है 6.1 के, वो आज हम करेंगे और ये एक्सरसाइज 6.1 हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। पॉइंट ए है, ए इज हाउ मच, ए -2 3 4। देन पॉइंट बी, बी पॉइंट है 1 1 2 एंड सी पॉइंट 4 -1 0। सो वी हैव 3 पॉइंट्स इन क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। मतलब हम लोगों को पहले फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी होगा, सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट है ए और बी, ये 2 पॉइंट है। सो ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन होगा, लाइन ए बी इस तरह से, इस लाइन ए बी का हमको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। एंड आफ्टर दैट प्रूव दैट, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, ये तीसरा पॉइंट सी है ना, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्या शो करना है? तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मतलब जो तीसरा पॉइंट है वो इसी लाइन ए बी के ऊपर कहीं तो तीसरा पॉइंट सी भी है, मतलब तीनों कोलिनियर है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो, हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बोला है। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे किसी लाइन का कैसे फाइंड करोगे जिसके 2 पॉइंट्स पता है, ए और बी दोनों पता है। सपोज ये जो पहला पॉइंट है x1 y1 z1 है, जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 है। इस तरह से 2 पॉइंट्स हमको पता है। ओके, तो ये किसी भी लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट पता है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ कार्टेशियन पूछा तो हम कार्टेशियन की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या था? x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। अगर आप सोच रहे हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें। पिछले 2 लेक्चर में डिटेल में मैंने इसी फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा बताया है। अब यहाँ पर जो x, y और z है उसको आप कुछ नहीं करेंगे, x, y और z जैसा है वैसे ही रखेंगे। जो माइनस है वो जैसा है वैसे ही रखो, माइनस। ओके, जो x1 y1 z1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो ये पॉइंट ए को हमने लिया x1 y1 z1, 2 -2 3 4, x1 -2 है, y3 है और z1 4 है, तो -2 3 4। तो x1 है -2, y1 है 3 और z1 है 4। देखो x1 y1 z1 -2 3 4। वापस से x2 y2 z2 लेना हमें, x2 y2 z2। तो x2 y2 z2 क्या है? 1 1 2, मतलब ये x2 1 है, y2 1 है और z2 2 है। 1 1 2 हमने ये ले लिया x2 y2 z2। अब वापस से क्या करना है? x1 y1 z1 वापस से चाहिए। यहाँ भी था x1 y1 z1, ऊपर जो है नीचे वही है, मतलब x1 y1 z1 तो यही है, -2 3 4। तो यहाँ जो ऊपर है वही नीचे रखो, -2 है तो -2 रखो, 3 है तो 3 रखो, 4 है तो 4 रखो। सेम है ना। ये आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो, सब्सटीट्यूट करना है। ये क्या हो जाएगा? देखो x -+2 1 -+ 1 + 2 3 हो गया, y -3 ये हो गया अपॉन 1 -3 -2 हो गया, और z -4 अपॉन 2 -4 -2 हो गया। सो ये क्या मिल गया आपको? इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको निकालना था वो आ गया। अब यहाँ लिखोगे दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हमें बोला गया था कि ये जो पॉइंट ए बी है, इन पॉइंट ए बी जिस लाइन के ऊपर है उस लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करो, वो हमने कर दिया। इसके अंदर ये भी बोला गया था कि ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी यानी 4, -1, 0, ये इसी लाइन के ऊपर है, ऐसा शो करो। इनडायरेक्टली बोला है कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे फॉर पॉइंट सी जो है ये 4, -1, 0, 4, -1, 0, ये जो पॉइंट है
इस इक्वेशन में रख के देखो इस पॉइंट की वैल्यूज़ को। इस पॉइंट की वैल्यूज़ मतलब क्या, ये जो पहला पॉइंट पहला कोऑर्डिनेट है x है, फिर दूसरा y और तीसरा z है। x y z की जगह ये रख के देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 समझो। पुट इन इक्वेशन, पुट वैल्यूज ऑफ x y z इन इक्वेशन 1। ये जो लाइन का इक्वेशन है, ए बी लाइन का इक्वेशन, इसमें x y और z की वैल्यू रख के देखो क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आती है मतलब पॉइंट सी के जो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, 0 इस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी को सेटिस्फाई करते हैं। लाइन ए बी की जो ये इक्वेशन है को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए जो पॉइंट सी है वो इस लाइन ए बी के ऊपर होगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पर x की जगह 4 रखना, y की जगह -1, z की जगह 0 रख के देखते हैं। x की जगह मैं 4 रख रहा हूँ, 4 + 2/3, 4 + 2/3 इज इक्वल टू, फिर y -3 है, y की जगह क्या रखना, -1, सो -1 - 3 इज इक्वल टू z -4, z कितना है 0, 0 - 4 2। अब देखो क्या तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, चेक करते हैं। 4 + 2 6, 6/3, -1 - 3 -4/2, 0 - 4 -4/2, -2, 3 2 6, माइनस कैंसिल, 2 2 4, माइनस कैंसिल, 2 2 4, तीनों की वैल्यू क्या है 2 = 2 विच इज सेटिस्फाइड। ओके, या तो हम ऐसे लिखेंगे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, या तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, यानी क्या कि ये जो पॉइंट सी है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन ए बी का जो इक्वेशन आया था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट सी इस लाइन के ऊपर है, देयरफॉर पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी, इस तरह से आप लिखोगे। देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हम लोगों को इनको कोलिनियर प्रूफ करना था और हमने कोलिनियर प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से करना है, काफ़ी आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे और क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। 11th क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। ओके, सिर्फ 9th और 10th थोड़े से ट्रिकी है, मैं बता देता हूँ आपको, और ये 6.1 पूरा हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो पहले। अब अगला जो क्वेश्चन है 9th वाला, शो दैट लाइंस दिस एंड दैट इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ 9th में भी 2 चीज़ें पूछी है, जैसे 8th में 2 चीज़ें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखोगे तो x + 1 अपॉन -10 है, इज इक्वल टू y + 3 अपॉन -1 है, इज इक्वल टू z - 4 अपॉन 1 है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है किसी एक लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, एंड दूसरा इक्वेशन भी दिया हुआ है x + 10। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए 2 इक्वेशन लिख दिए हैं। दोनों को आप देखोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं 2 इक्वेशन, 2 लाइन है, मतलब दे इंटरसेक्ट ईच अदर, शो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट पर कट करके जा रही है। तो पहले तो हमें शो करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट कर रहा है। बाद में ये जो पॉइंट है उसको भी फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको भी फाइंड करो। कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर प्रूफ लिख देते, ये प्रूफ है हमारा। ओके, ये जो पहला इक्वेशन है इसको समझ लो एक स्केलर लैम्डा को इक्वल है, और दूसरा ये जो है ना, देखो स्केलर ले लेते हैं। अभी ऑलरेडी यहाँ लैम्डा स्केलर लिया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करते हैं तो हम हमेशा लैम्डा यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार, ये लैम्डा आता है। इसी तरह से अगर समझो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 लाइन दी है तो एट दैट टाइम इस तरह से समझो आपको दूसरी लाइन है p बार प्लस q बार, तो r बार इक्वल टू p बार प्लस q बार। तो यहाँ पर कोई दूसरा स्केलर हम स्टैंडर्ड तरीका ये म्यू यूज़ करते हैं। ये दोनों स्केलर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो जैसे इसको लैम्डा स्केलर लिया, यहाँ पर आप एक म्यू करके स्केलर ले लो, इसको म्यू बोलते हैं, ग्रीक लेटर है।
तो अब करेंगे क्या, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये तीनों को पहले लैम्डा के साथ इक्वेट करो, x प्लस वन, ये -10 यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ तो -10 लैम्डा, फिर y प्लस 3 कॉमा दे दिया मैंने, ये -1 लैम्डा से गया तो -1 लैम्डा, फिर कॉमा z-4 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा हो गया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, x क्या आ जाएगा, +1 यहाँ है तो -1 -10 लैम्डा, ये आ गया x। y अगर निकालोगे तो +3 यहाँ है तो -3 माइनस लैम्डा आ गया, ये इस तरह से। और z अगर फाइंड करोगे -4 वहाँ गया तो 4 प्लस लैम्डा इस तरह से आ गया। तो आपको x y z की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से अगर आप करते हो, यहाँ से x प्लस 10, इसी तरह से x प्लस 10, ये -1 यहाँ गया तो -1 इंटू म्यू, माइनस म्यू हो गया इस तरह से। y प्लस 1 निकालोगे, y प्लस 1 -3 इसके पास गया तो -3 म्यू हो गया, और z-1 करोगे 4 इंटू म्यू हो गया। एंड अब यहाँ पर x निकाल लो, +10 वहाँ गया तो -10 माइनस म्यू, y निकालो 1 वहाँ गया तो -1 -3 म्यू, और z निकालोगे -1 वहाँ गया तो 1 + 4 और म्यू, इस तरह से। ओके, अब देखो ये सारी चीज़ें बेसिक थी, कैसे करना है देखो, हमने यहाँ पर x y z निकाला, यहाँ पर x y z निकाला। अब यहाँ हम लिख सकते हैं एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है इस, अभी जो गिवन लाइन है उसके ऊपर x y z ये पॉइंट है, तो उसको ऐसे लिखोगे, x क्या आएगा, -1 -10 लैम्डा, ये पहला पॉइंट हो गया x। जैसे हम लिखते हैं ना x, y, z, इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू -3 माइनस लैम्डा, फिर z की वैल्यू 4 प्लस लैम्डा। एंड दूसरी लाइन के लिए भी करेंगे, x की वैल्यू क्या है, -10 माइनस म्यू है, लैम्डा नहीं है म्यू है, फिर y की वैल्यू देखो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये z, -1 -3 म्यू और 1 + 4 म्यू। तो हमने क्या किया कि जो पहली लाइन है उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट निकाला, एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज ये, यानी x y z वैल्यू। सपोज ये पहली लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो इससे मिलेगा, जिसमें लैम्डा की वैल्यू रख के हर पॉइंट पे वो कोऑर्डिनेट मिलेगा। और जो दूसरी लाइन है उस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट x y z निकाला कि इस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो x y z से मिलेगा। ओके, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग पहले लैम्डा और म्यू इसको कंपेयर करते हैं। अगर कोई दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या कि इस लाइन का ये वाला पॉइंट और इस लाइन का ये पॉइंट वो सेम होगा, यानी दोनों लाइन का एक पॉइंट कॉमन होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी ये दोनों इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, इस पॉइंट, इस पोजीशन पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जिस पॉइंट पर दोनों लाइन, ये दोनों लाइन कट कर रही है, उस पॉइंट पर इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो x वैल्यू है और इसका x वैल्यू इक्वल होगा, इसका y वैल्यू इसके y वैल्यू को इक्वल होगा, इसका z वैल्यू इसके z वैल्यू को इक्वल होगा। इस लाइन का जो x y z होगा, इस लाइन का भी वही x y z होगा जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट करेंगे। बहुत ही सिंपल बात है। तो अब इक्वेट करो, इसका जो x वैल्यू है और इसके x वैल्यू को इक्वल करो। -1 - 10 लैम्डा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -10 माइनस म्यू, ये इसको इक्वल हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, एंड -3 माइनस लैम्डा, ये जो है -1 - 3 म्यू को इक्वल हो गया। एंड तीसरा जो है 4 प्लस लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा किसको हो गया, 1 + 4 म्यू। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस करना, देख लो पहले। अब क्या करो, यहाँ से तीनों को सिंप्लीफाई करो। तो अगर मैं रखूँ ये -10 लैम्डा को यहाँ लेके जाऊँ राइट साइड में, तो +10 लैम्डा और माइनस म्यू है, देखो ये यहाँ गया तो +10 लैम्डा और ये माइनस यू है, -10 इसके पास आया, -1 और +10 हो जाएगा, -10 यहाँ है तो +10, -1 + 10 तो +9। तो ये पहला इक्वेशन आया लैम्डा और म्यू के रिलेशन में। एंड इनको ऐसे ही करो, माइनस लैम्डा उस तरफ गया तो प्लस लैम्डा, -3 म्यू है यहाँ पर, -1 इस -3 के पास आया तो -1 का +1 होगा, -3 + 1 तो -2, ये दूसरा इक्वेशन आया। एंड तीसरा इक्वेशन इनसे आएगा, ये लैम्डा यहीं है तो प्लस में है तो यहीं रहने दो, 4u यहाँ है तो 4 म्यू है, ये 4 म्यू माइनस में आ गया,
ये 1 है, 4 को उस तरफ ले जाओ, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये तीसरा इक्वेशन है। ये लैम्डा और म्यू इन दोनों के अंदर जो हमने स्केलर लिए थे उसके रिलेशन में 3 इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉमन होंगे। इसका मतलब कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने इसको इक्वेट करके इक्वेशंस बनाए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करो। जैसा आप 10th में करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला पहला चैप्टर था, वैसे x और y होता था, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते थे। अब इन दोनों में से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को इस तीसरे इक्वेशन में रख देना। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और ये तीसरा इक्वेशन है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आएगी इसके अंदर रख के देखो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू। अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये जो हमने लिया है वो सही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, दोनों लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बिकॉज ये तीनों इक्वेशन जो है एक ही पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो 10th की तरह, ये 10 लैम्डा है, ये माइनस 3 यू है। ओके, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 10 लैम्डा माइनस यू म्यू है इक्वल टू 9। और इसको क्या करो, यहाँ लैम्डा है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 10 लैम्डा है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 लैम्डा और माइनस 30 म्यू, 10 से मल्टीप्लाई किया तो, और माइनस 2 इंटू 10 20, और सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये प्लस। ऐसा करने से क्या हुआ, 10 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा कैंसिल, 30 म्यू माइनस 1 म्यू तो 29 म्यू, और यहाँ 20 और 29 मिलके 29। सो म्यू की वैल्यू 29/29 क्या आ गई 1। सो आपको म्यू की वैल्यू 1 मिल गई, बट हमें तो लैम्डा वैल्यू चाहिए ना, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालो फ्रॉम 2 या 1 कहीं से भी करो, फ्रॉम 2 लैम्डा माइनस 3, म्यू की वैल्यू 1 है, ये 1 है, ये इज इक्वल टू -2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू -2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, वहाँ गया तो -2 + 3, -2 + 3 मतलब 3 - 2 यानी 1 हो गया। सो लैम्डा भी 1 आया। अब क्या करो कि आपको म्यू और लैम्डा दोनों 1 आ चुके हैं, इक्वेशन और 1 एंड 2 को सॉल्व करके क्या यही म्यू और लैम्डा की वैल्यू इस 3 को सेटिस्फाई करती है। अगर सेटिस्फाई किया तो हम बोलेंगे कि हमने जो कंसीडर किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सही है। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इस तरह से किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करके ही किया आगे। चलो यहाँ पर रखते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 3। चलो लैम्डा 1 और म्यू भी 1, लैम्डा 1 -4 म्यू भी 1, दोनों 1 है। 1 -4 1 दा 4 इज इक्वल टू -3, 1 - 4 -3 इज इक्वल टू -3। देखो सेम आ गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया, मतलब हमारा जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1 थी वो इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद आपको सीधा ये लिख देना है कि देयरफॉर आप लिखोगे, क्या लिखोगे जो पूछा था, गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रूफ करना था, वो हमने लिख दिया, गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो प्रूफ करना था ये हमने लिख दिया। अभी इस क्वेश्चन के अंदर और भी कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर देखोगे तो ये जो है, ये यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखता हूँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, या तो इसके अंदर म्यू की वैल्यू रख दो। ओके, अब यहाँ लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो यहाँ पर किसी एक में रख दो, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखो या यहाँ म्यू की रखो। तो -1 -10, देखो -1 -10 और लैम्डा की जगह पर 1, कॉमा -3 माइनस लैम्डा की जगह 1, फिर 4 + लैम्डा 4 + 1। सो क्या आ जाएगा, देखो -1 -10 इंटू 1 -10, -3 -1 -4, 4 + 1 5, एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा -11 -4, 5। दिस इज पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कैसे निकाला पता चला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो था ना, ये जो हमने एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन लाया था, ये दोनों इक्वल है और बाद में हमने प्रूफ किया कि ये दोनों पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी और म्यू की वैल्यू भी 1 होगी। तो अब यहाँ से हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन जहाँ कट करता है। अब आप बोलोगे सर इससे किया तो चलेगा, देखो यहाँ म्यू की वैल्यू 1 रख के देखो, -10 -1 कॉमा -1 1 इंटू -3 -3 1 प्लस 4 इंटू 1 4, तो क्या आ रहा है -10 -1 -11 -1 -3 -4 1 प्लस 4 5, तो वही आएगा। किसी एक को लेके करो ना, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो किसी एक को लेके करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है हो चुका है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है। ध्यान से देखो, ये 2 लाइन दी थी कार्टेशियन फॉर्म में, इसको पहले स्केलर लैम्डा मान लो, इसको म्यू मान लो, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। ये तीनों जो एक्स वाई जेड है उसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख दो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको भी लिख दो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये जो एक्स वैल्यू है दोनों की कंपेयर कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा और म्यू का। वाई की वैल्यू को कंपेयर कर दो, जेड की वैल्यू को कंपेयर कर दो, 3 इक्वेशन आ गए। ये जो पहला और दूसरा इक्वेशन है इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th में जो पहला चैप्टर था उसके तरीके से सॉल्व करो, आपको एक समझो म्यू मिल गया, म्यू की वैल्यू वापस रखोगे तो लैम्डा मिल गया। तो इन दोनों की जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यू को यहाँ तीसरे में रख के देखा और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करिए वो भी निकालो, तो पॉइंट तो ये रहा एंड इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू 1 निकाली थी तो लैम्डा की जगह 1 रख दिया तो आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर यहाँ से निकालना है तो म्यू की जगह पे 1 रखोगे तो भी आ जाएगा। काफ़ी आसान है, चलो कॉपी कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अ लाइन पासेस थ्रू 3, -1, 2। एक लाइन है वो इस पॉइंट 3, -1, 2 से पास होता है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। 2 अलग अलग लाइन्स को, एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है, 2 अलग अलग लाइन्स को परपेंडिकुलर है। ओके, ये जो लाइन है एक पहली लाइन को परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसको हम रिक्वायर्ड लाइन बोलेंगे, याद रखो। एक पॉइंट से पास हो रहा है तो अब हमको बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करो। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसका एक पॉइंट पता हो और ये जो लाइन है किसी दूसरी लाइन को अगर पैरेलल है तो ये पैरेलल बी बार पता हो, जैसे ये ए का ए बार और इसका बी बार पता हो। तो अगर ये ए बार और ये बी बार पता है कि ए यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार और ये लाइन किसी दूसरे वेक्टर को पैरेलल है बी बार, तो हम लोग क्या लेते हैं आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। इससे हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन आ जाता है रिक्वायर्ड लाइन। बट ये पैरेलल तो दिया नहीं है, कुछ और ही दिया है। क्या दिया है कि ये जो लाइन है किसी 2 अलग अलग लाइन्स को परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन है वो देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं, पूरा लिखना चाहिए क्वेश्चन में। अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए से पास हो रहा है, दैट इज 3, -1, 2। देयरफॉर ए बार क्या आ जाएगा 3i कैप -1j कैप प्लस 2k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया, एक पॉइंट ए दिया है। ओके, अभी ये जो लाइन है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। ओके, तो ये जो लाइन्स है ये लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू किसको परपेंडिकुलर है देखो, आर बार इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 2i माइनस 2j प्लस के। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ये जो लाइन है वो ये जो पहली लाइन है वो ये दी है। ओके, और आपको पता है एक्चुअल में आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है किसी भी लाइन का इक्वेशन। तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन का इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार के फॉर्मेट में दिया। देखो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। इसका मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर जो ए बार है वो कोई एक पॉइंट होगा और ये जो बी बार है वो इसको कोई पैरेलल, ये जो बी बार है ये क्या है, इसको पैरेलल वेक्टर है। समझ में आ रहा है? सपोज इस लाइन को एक पैरेलल वेक्टर है ये और इसको हमने लिया है बी बार। इसमें जो बी बार है वो क्या होता है पता है ना, किसी भी लाइन में ये बी बार जो गिवन लाइन को कोई पैरेलल वेक्टर होता है, तो ये हमने ले लिया।
ये बी बार। समझ में आ रहा है? सो हम ये लिखेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू बी बार, दैट इज ये जो है ना आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। ये जो है इसका पैरेलल वेक्टर। अगर आपने बेसिक से देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस लाइन रिक्वायर्ड लाइन, अब जो रिक्वायर्ड लाइन था ये रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का सिंबल लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये जो हमारी लाइन है ये और किसी को परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन को क्या है उसका आर बार इज इक्वल टू, दूसरे लाइन का इक्वेशन है 2i प्लस जे माइनस 3k बार कैप प्लस म्यू, देखो यहाँ म्यू आ गया। ओके, टेक्स्ट बुक में हम लैम्डा या तो म्यू यूज़ कर सकते, i माइनस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पर एक दिया फिर से, देखो आर बार इसको ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है, तो यहाँ पर ये इसको पैरेलल है, ये जो दूसरा लाइन है वो ये पूरा दिया है और उसमें से ये जो है इसको पैरेलल है, तो समझो एक और आ रहा है, इसको समझो सी बार ले लेते हम लोग। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे ये किया था ना पोर्शन, ये वाला ये एक पोर्शन था, देखो यही पोर्शन हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, दिस लाइन, ये वाला देखो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस i बार माइनस 2j प्लस 2k। ओके, इस तरह से। अभी यहाँ पर मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन बनाया कि अ लाइन पासिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस, यहाँ पर मैंने दोनों को इस तरह से बता दिया था कि जो पहली लाइन है समझो ये है, दूसरी लाइन है ना ऐसे हो सकता है कि इसको पैरेलल ना हो के सिर्फ इसको परपेंडिकुलर हो, अलग से स्पेस में हो, इस तरह से, है ना। 3 डायमेंशन है ना, तो अलग अलग डायमेंशन से परपेंडिकुलर हो सकता है। तो जो दूसरी लाइन आ रही है सी बार वो इसको पैरेलल होगा, ये देखो एक मिनट ना, जो ये है ना इसको पैरेलल होगा इस तरह से। मैंने ये पैरेलल ही बता दिया था, पैरेलल नहीं है। ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर है, किसको किसको परपेंडिकुलर है, पहले तो ये वाली लाइन और बाद में समझो कोई और लाइन है उसको परपेंडिकुलर है, अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, समझ रहे हो। एक तो ऐसे है और समझो कहीं से दूसरी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, उसको परपेंडिकुलर है अलग स्पेस में, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना उस तरह से। तो ये इस तरह से पहली लाइन को पैरेलल ये बी बार आया, दूसरी लाइन को पैरेलल ये सी बार आया। ओके, अब क्या होगा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये बी बार और सी बार। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे किया था ना वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है सीधे सीधे हमको ये 2 अलग अलग पैरेलल वेक्टर दिए थे। ओके, ये जो लाइन थी वो किसी को, चौथा क्वेश्चन देखो कैसे दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू 2 अदर वेक्टर्स। ओके, तो अभी ये जो लाइन थी, गिवन लाइन थी, 2 अदर वेक्टर को परपेंडिकुलर था। यहाँ पर क्या किया, पूरा लाइन का इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, और 4th में क्या था, सिर्फ इतना दिया था। अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसको पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन अगर इसको परपेंडिकुलर तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, जैसे कि ये रिक्वायर्ड लाइन है इसको परपेंडिकुलर है तो इसको जो पैरेलल लाइन है उसको भी परपेंडिकुलर होगा। हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो दूसरी लाइन है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसको भी परपेंडिकुलर है, तो ये आगे चल के ये वाली लाइन को भी परपेंडिकुलर होगा। ये स्पेस में है, 3 डायमेंशन है। आप बोलोगे सर ये एक्यूट एंगल, ऐसा नहीं, अलग बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ मैं, ये 3 डायमेंशनल है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन का, ये जो बी बार है इसको भी परपेंडिकुलर होगा। रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन का जो ये वाला पैरेलल वाला पार्ट है, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बट हमारी लाइन इसको परपेंडिकुलर है तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों पैरेलल है, हमारी लाइन इसको परपेंडिकुलर है तो इसको भी परपेंडिकुलर होगा। सो अब क्या होगा देखो हम लोग बी बार क्रॉस सी बार निकालेंगे। ये जो बी बार है और ये, चलो आगे जाने दो, बी बार और ये सी बार, ओके, ये सी बार और ये बी बार, ये दोनों वेक्टर है, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ओके, बी बार क्रॉस सी बार, तो कैसे आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, कैसे आएगा। बी बार क्या है देखो 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1, और सी बार क्या है देखो, सी बार ये 1 माइनस 2 और 2। इसका फायदा क्या होगा बी बार क्रॉस सी बार करके, तो आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था 4th क्वेश्चन समझाते समय कि कभी भी 2 वेक्टर होते हैं, ये बी बार और ये सी बार है, समझो ये 2 वेक्टर इस तरह से है, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक 3rd वेक्टर आता है जो दोनों को परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से वी विल गेट अ 3rd वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ओके, सो अगर आप बी बार क्रॉस सी बार लेते हो तो ये क्या होगा
कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इस बी बार को भी परपेंडिकुलर है और सी बार को भी परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। और जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको वो पैरेलल होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर को क्या होगा, वो पैरेलल होगा। पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। इज इक्वल टू, देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, आई कैप लेना है तो इस कॉलम और इस रो को भूल जाओ, -2 × 2 -4, -1 × -2 -2, फिर माइनस जे लेना है, जे वाला टर्म, तो ये कॉलम ये रो भूल जाओ, 2 2 = 4 माइनस, फिर ये जे वाला भूल गए तो 1 × 1 1, फिर प्लस के वाला टर्म, के लेना है तो 2 × -2 -4 माइनस -2 × 1 -2, तो ये +2 हो गया, डायरेक्ट कर दो के कैप, क्या आ गया देखो माइनस माइनस +2, -4 +2 तो -2, अच्छा यहाँ आई कैप लिखना भूल गया मैं, आई कैप, फिर -4 - 1 3 जे कैप, फिर -4 + 2 -2 प्लस माइनस -2 के कैप। सो ये क्या आया, बी बार को क्रॉस सी बार आया, बी बार क्रॉस सी बार। ये जो बी बार क्रॉस सी बार है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है। किसको पैरेलल वेक्टर है, रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल वेक्टर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी बार क्रॉस सी बार इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है उसको पैरेलल होगा। फिर से समझाता हूँ, देखो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है, ये जो है किसी दो लाइंस को परपेंडिकुलर, समझो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब ये टेढ़ा लाइन क्यों है, क्योंकि स्पेस में अलग अलग प्लेन के अंदर है, तो ये इसको परपेंडिकुलर है, बट ये जो है ना ये पूरा लाइन वो इसको पैरेलल होगा। ओके, एच पर हमने जो सीखा है, तो इस लाइन को मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर जो दूसरी लाइन है, समझो ये वाली लाइन, वो पूरे वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये लाइन इसको पैरेलल होगा, तो इसको पैरेलल लाइन ये है। तो मैंने क्या किया कि ये जो दोनों इसको और इसको पैरेलल लाइंस थी उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, बी बार क्रॉस सी बार, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा इन दोनों पे, बी बार और सी बार पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल होगा। ओके, अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन देखो ये पॉइंट ए से जा रही है तो ये ए बार हो गया और किसी एक दूसरे वेक्टर को पैरेलल है इस वेक्टर को। ओके, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, पहला फॉर्मूला जो आप सीखे थे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार आता है। और बी बार क्या होता है, जो ये लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इसका जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, और जो पैरेलल वेक्टर है वो बी बार होता है। बट अब पैरेलल वेक्टर, इस लाइन को पैरेलल वेक्टर बी बार क्रॉस सी बार है, तो आप डायरेक्ट उसका नाम कुछ डी बार रख सकते हो या उसी को रख दो, है ना, पैरेलल वेक्टर। अब वैल्यू रखो आर बार इज इक्वल टू ए बार, ए क्या था देखो पोजीशन वेक्टर 3i - j + 2k, 3i - j + 2k प्लस लैम्डा बी बार क्रॉस सी बार क्या आया था, ये बी बार क्रॉस सी बार, यहाँ से हमने निकाला देखो -2i - 3j - 2k, -2i - 3j - 2k, देख रहे हो, यह बी बार क्रॉस सी बार -2i - 3j - 2k आया हुआ है, ये इस तरह से आ गया। अब ये हमारा जो है आंसर आ गया, जो रिक्वायर्ड लाइन थी, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका हमें इक्वेशन निकालना था, वो इक्वेशन आ चुका है। कौन से यूज किया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर लाइन, पहला जो इक्वेशन है उससे फाइंड किया। बट यहाँ पर ये डायरेक्ट पैरेलल लाइन नहीं दिया था बी बार क्रॉस सी बार, उसके लिए हमें दो अलग अलग लाइन दिए थे जिसको ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर थी और वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया था, तो उसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकाला। और मैंने बताया कि ये जो गिवन लाइन है इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो एक थर्ड वेक्टर आया। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक थर्ड वेक्टर होता है जो रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल हो जाएगा और वो जो है यहाँ पर ये पैरेलल का काम करेगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर माइनस आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, आर बार इज इक्वल टू 3i कैप - j कैप + 2k कैप प्लस ये सबका माइनस कॉमन लेके लैम्डा को दे दो, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा को मैं म्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2i कैप + 3j कैप + 2k कैप। यहाँ पर ये जो माइनस कॉमन आया ना तो माइनस लैम्डा, सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वेयर म्यू इज, वेयर लिख देना, वेयर म्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा। हमने यहाँ पर जो माइनस कॉमन लिया तो माइनस लैम्डा को म्यू में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में म्यू या तो लैम्डा यूज कर सकते हैं, तो या आप ऐसे रखो तो भी चलेगा पहला, या ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10, 4 के जैसा था। अगर आपको 4 समझ में आया था
तो उसी तरह से था। एक्स्ट्रा क्या था, यहाँ फोर्थ में डायरेक्ट बी बार दिया था, यहाँ पर एक वेक्टर दिया परपेंडिकुलर, और यहाँ पर एक दूसरा दिया था, यहाँ पर पूरा दिया है। तो आप फोर्थ को एक बार देख लो, फोर्थ देखने के बाद फिर से 10 देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप फोर्थ वापस से देखो फिर 10 देखो, खुद से करो, आ जाएगा। ओके, चलो आगे करते हैं। अगला जो 11th वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो। शो दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें शो करना है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होता है। आप यहाँ पर लिखोगे ओरिजिन, ओ क्या होता है, देखो आप 0,0 लेते थे जब भी x, y लेते। ओरिजिन यानी क्या होता है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन होता है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये z होता है, तो ये ओरिजिन जो है इसको 0,0,0 ऐसे लेना। सो ओरिजिन 0,0,0 है। हमें शो करना है कि ये जो लाइन है, ये जो कोई तो एक लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसा प्रूफ करना है। ये जो गिवन लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसा प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है, इसका जो ओरिजिन का पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन का पॉइंट क्या है, 0,0। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ रख दो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। सो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। x, y, z जो है ना, यहाँ से ओरिजिन की जो वैल्यू है रख दो। यहाँ पर आप कर सकते हो x, y, z। तो देखो क्या आता है, क्या ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x की जगह 0 रखा, 0 - 2/1, 0 रखा, 0 - 4/2, z की जगह 0 रखा, 0 + 4/-2। देखते हैं क्या सेम वैल्यूज आ रही है। 0 - 2 - 2/1, 0 - 4 - 4/2, 0 + 4 4/-2। सो ये 2 से 4 कैंसिल किया तो 2 आया, 2 से 2, और ये -2/1 -2 हो गया, -2 ये 1 है -2 हो गया, और ये 2/-1 को भी -2 लिखा। तो हमने क्या देखा कि ये तीनों जो वैल्यूज़ है वो बीच में इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिन सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ओके, देयरफॉर क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो शो दैट द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। देयरफॉर गिवन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। जो दी हुई लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, हेंस प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना था। क्या करना था, जो लाइन थी ये दिया था ये इक्वेशन, और हमको बोला था जो गिवन लाइन है ये इस ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन 0,0,0 होता है। तो ये x, y, z मान लो और इसके अंदर रख दो, देख लो ये तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो दी हुई लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है। इतना ही नहीं, अगर ओरिजिन के बदले कोई और पॉइंट दिया होता, पॉइंट ए दिया होता 2, -1, 3, और पूछता कि क्या ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होता है, तो अब क्या करने का, x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 3 रख देने का, और देखने का ये तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या, जैसे ये आई थी वैसे। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन अगर चेंज करके आया तो आप कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अब जो 6.1 एक्सरसाइज है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर वो हो चुका है कंप्लीट, जिसमें 11 क्वेश्चन थे। पिछले लेक्चर में मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे, अभी 4 करा दिए, तो ये हो गया कंप्लीट। दूसरा जो एक्सरसाइज है 6.2 वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और स्क्यू लाइन के ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये 6.2 में 8 क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला जो है टॉपिक उसमें 6.3 है। 6.4 जो है जैसे कि आप जानते हो वो निकल चुका है, तो हमें 2 एक्सरसाइज और करने हैं, 6.2 और 6.3, और ये लाइन एंड प्लेन चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इस हफ्ते में मैं इसको फिनिश कर दूंगा कैसे भी। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये जो हमारा चैनल है इस पर 12th का पूरा सिलेबस इस हफ्ते में खत्म हो रहा है, पूरा सिलेबस। जितने भी चैप्टर है 15 चैप्टर से हमारा 14 चैप्टर फिनिश हो चुका है, 15th चैप्टर रनिंग है, 6.1 हो चुका है, 6.2 और 3 जो है इस हफ्ते में खत्म हो रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी सीखते रहो। और अब तो भरोसा करो चैनल पे कि चैनल ने सिलेबस पूरा किया, दिनेश सर ने आपको सिलेबस पूरा करके दिया। मैं इतने तक ही रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सिलेबस इसलिए जल्दी फिनिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थियरम्स देना चाहता हूँ, मिसलेनियस देना चाहता हूँ, और जेईई सीईटी की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन चीज़ों को पहुँचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, और जब ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग देखना चाहेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। यस, मेरे लेक्चर ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। मैं कॉमर्स के भी वीडियोस दे रहा हूँ, साइंस के भी दे रहा हूँ, 11th 12th 10th के भी आ रहे हैं। तो अपने छोटे भाई बहन और फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जुड़ने बोला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।